क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप तो खुद को पक्का लॉरी कहते हैं, फिर ये पिंडी बॉयज ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? पिंडी बॉयज एक्चुअली मैंने तो ज़हनी तौर पे कोई नहीं ज्वाइन किया हुआ, लेकिन रिहाइश यहाँ पे उसकी वजह ये है कि 2 बच्चे मेरे बेटे यहाँ पढ़े थे, 2 बच्चे बाहर हैं, मैं मजबूरन यहाँ पे फिर रुक गया रावलपिंडी में। तो मेरा तो लाहौर के बगैर दिल नहीं लगता था कहीं। आप तो पाकिस्तान के साथ साथ बड़े हुए, इब्तदाई ज़माना जो था वो अब भी याद तो आता होगा। लाहौर मेरी ज़िंदगी का एक फोकल पॉइंट है, कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती। बुनियादी तौर पे मेरे ख़ानदान का ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है, जो कि इंडिया में रह गया, और कश्मीर से कारोबार के सिलसिले में वालिदैन वगैरह ये अमृतसर में मौजूद थे जब ये तकसीम का वक्त आया। मेरी उस उम्र तकरीबन 4-4.25 साल एज थी। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हम सोया करते थे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वालदा चादरें वगैरह डाल देती थी, तो फिर दरबदर होने शुरू हुए, कभी कहीं कभी कहीं। इस दौरान में मेरे वालिद साहब जो थे वो वापस गए, वहाँ हिंदुओं ने उनको अरेस्ट कर लिया, वो वहीं रह गए। और बिलाखिर करते कराते किसी वक्त हम निस्बत रोड लाहौर पहुँचे। फिर काफ़ी देर के बाद वालिद साहब से रब्ता हुआ इस तरह कि वो उनको ला के तो उन्होंने वॉल्टन कैंप में डाल दिया। मैं इतना छोटा था कि उस वक्त बाज़ार वगैरह नहीं जाता था, घर में ही था। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ये बर्तन पकड़ो और जाके दही लेके आओ। तो मैं जब वहाँ गया, वो पहुँचा तो उसको मैंने बर्तन आगे किया तो वो दुकानदार रो रहा था, और उसने बड़ा बुरी तरह मुझे कहा, उसने कहा कि तुम्हें दही सूझ रहा है, कायदे आज़म इंतकाल कर गया है। तो मैं घर आया तो मैंने आगे वालदा को कहा कि दही नहीं मिला, क्योंकि वो आदमी ये कह रहा था कि तुम्हें दही सूझ रहा है, कायदे आज़म इंतकाल कर गया। तो मेरे घर में एकदम से रोना धोना शुरू हो गया, कोहराम मच गया। और ये सिर्फ मेरे घर में नहीं, मेरा ख्याल है वहाँ पे हर शख्स का ये हाल था। वो क्या ऐसे अवामिल थे, वो क्या माहौल था जिसने आपको फोर्स किया आप इधर आर्मी में आ गए? कि इंजीनियरिंग कॉलेज से फारुग हुआ तो ये सिलसिला शुरू हो गया कि जनाब रेलवेज़ ज्वाइन करनी। वो मेरे वालिद रेलवेज़ में आ गए हुए थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे रेलवेज़ के। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि ये रेलवे में जाए। मैंने अप्लाई किया वालिद साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो मैंने उसको राज़ी किया। मैंने कहा मैं सारे दोस्त कह रहे मैं इम्तहान देता हूँ आर्मी के, तो हो सकता है मैं सिलेक्ट ही ना हूँ, लेकिन अगर सिलेक्ट हो जाता हूँ तो तब भी आप फैसला करेंगे, अगर आपने कहा तो मैं ज्वाइन करूँगा, कहें नहीं तो नहीं। बहरहाल जब सिलेक्शन सारी मुकम्मल हो गई, GHQ से मुझे कॉल आ गई बड़े दिनों बाद, काफ़ी यानी जब बिल्कुल जाने के दिन करीब आए तो कहने लगे अच्छा पता नहीं अल्लाह ताला ने तेरा मुकद्दर इधर ही लिखा है, क्योंकि ये भी तो हो सकता था कि तू सिलेक्ट ही ना होता। तो अब हो ही गए तो ठीक है, चलो जो तुम चाहते हो करो। आप शुरू में आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे? एकेडमी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त है। आदमी जब कॉलेज से जाता है ना तो आपने बड़ी लेयर वाली ज़िंदगी, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ देखी होती है, मर्ज़ी से काम किया, मर्ज़ी से उठे। वहाँ ज़िंदगी मर्ज़ी वर्जी चीज़ कोई नहीं है, वो रगड़ा चढ़ता है। ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, बाय देन 1965 का किस्सा शुरू हो गया। फिर हमारा प्रैक्टिकल कैरियर वहाँ से शुरू हो गया। आपका तो कैरियर शुरू ही जंग से हुआ, तो उस वक्त क्या एहसासात थे आपके? वहाँ भी शुरू में मैं इतना कीन नहीं था अपने काम में, जंग का जज्बा बड़ा था। जब मैं गया, मैं कसूर सेक्टर में पहुँचा, वहाँ जाके मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार ये हम फ़ौज में आ गए हैं तो अपने आप को हमें आम आदमी नहीं समझना चाहिए, हम ख़ास लोग हैं। क्योंकि भट्टी साहब आप सोच नहीं सकते कि लाहौर के लोगों ने कितनी मोहब्बत दी। मैं वही आदमी था जो लाहौर में रोज़ फिरा करता था, कोई पूछता भी नहीं था मैं और जंग लगी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो लोग हाथ चूमते थे। इस तरह आर्मी के लोगों को वो सर पे बैठाते थे लोग। बस में चढ़े तो उसका किराया कोई नहीं ले रहा आपसे, और अगर आप सिनेमा हॉल गए हैं वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं टिकट की, लेकिन आपको देखा तो वो सब लोग हट गए, उन्होंने कहा जी पहले इसको दे दे। और एक चीज़ जो जिसने मेरे दिलो दिमाग को बड़ा गिरफ्त में लिया, वो ज़माने का था सूफ़ी तबस्सुम का नगमा, क्योंकि वो जंग के दिनों में नगमे बड़े चले, और वो नगमे इतने ज़बरदस्त थे कि हमारे जवानों को, इनको बड़ा कैप्टिवेट किया उन्होंने। मलका तरन्नुम नूर जहाँ के गाने 1965 की जंग के वक्त एक बड़ी सिंबॉलिक हैसियत रखते हैं। आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती थी उस वक्त? वो एक था ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। जहन में ये बैठा कि यार ये वाकई हम वो बच्चे नहीं हैं जो आम मिले, हमारे ऊपर लोगों ने कुछ जिम्मेदारी रखी हुई है। बस वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने ये अपने लिए ज़हन में रख लिया कि नहीं, मैं आम आदमी नहीं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को किसने ज़्यादा लूटा, बदउनवान हुक्मरानों ने
या बैरूनी ताकतों ने? मेरा ख्याल है कि हमें किसी बाहर वाले को क्या इल्ज़ाम दें हम, ये हमारे अपने घर का मसला था। यहाँ हमारे लोगों ने चूँकि अपने सारे दुनिया जाके बाहर आबाद की, किसी ने दुबई में, किसी ने इंग्लैंड में, तो फिर आपकी जो वाबस्तगी है या वफादारियाँ हैं वो तकसीम हो जाती हैं। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद दिफाई तजियाकारी के शोबे की तरफ रुझान कैसे हुआ? रुझान नहीं था, पढ़ना मेरा शौक़ था, लेकिन ये कभी जहन में नहीं था कि मैं तजिया निगारी का काम करूं। फारग वक्त है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो किसी ने करना ही होता है। तो मेरे साथ वाली सीट पे जहाज़ में तरत हुसैन आके बैठे, तो तरत हुसैन से गपशप होती रही, बातचीत हुई। तो जब मैं उतरा तो वो मेरे तरत ने मुझे मजबूर किया कि नहीं जी आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे, आप तो बड़ा अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा, मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, मैं तो बिज़नेस साइड पे हूँ। उसने कहा नहीं, हम आपका पता रखेंगे, जब आप इस्लामाबाद में होंगे तो आपको बुलाएंगे। मैंने तरत के साथ 2-3 प्रोग्राम किए, तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स वाले पीछे, वो पहले स्टूडियोज़ में था, अब मैंने घर में एक कमरा तैयार कर दिया। जिस तरह मैं फ़ौज में एक्सीडेंटली लैंड कर गया, पहुँच गया वहाँ पे, तो यहाँ भी एक्सीडेंटली, ना तरत हुसैन मुझे मिलता तो ना मैं कभी मीडिया में नज़र आता। आप क्या अब भी जनरल की पेंशन 11,500 ही होती है या लाखों में होती है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो तकरीबन 2 लाख के करीब है। ये पेंशन हर साल 10% बढ़ती रही। पिछले साल तक मुझे 1 लाख रुपया मिलता था, इस साल वो 2 के करीब हो गई। वो उन्होंने रखा हुआ है कि 75 ईयर्स की एज पे आके तो आपकी पेंशन दोबारा पूरी हो जाती है, जो आधी आपको मिल रही थी वो अब फुल पेंशन। तो अब मुझे जब फुल मिलनी शुरू हुई तो मेरी पेंशन बढ़ गई। आप उन 26 रिटायर्ड ऑफिसर्स में से एक हैं जिनको टीवी पे अपीयर होने का एनओसी मिला, और उन 26 में से भी आप ही वो शख्स हैं जो सबसे ज़्यादा टीवी पे आते हैं। तो इसकी क्या वजह है? हकीकतन खुदा गवाह है कि मुझे कोई पता नहीं इस बात का। शुक्र अल्लाह ताला का, अगर लोग आपको लाना चाहते हैं टेलीविज़न चैनल पे तो जब तक हिम्मत है आप प्रोग्राम करते रहें, बस ठीक है। लॉबी में एक बड़ी खूबसूरत आपने दीवार सेट की हुई है, उस पर बड़े वो मेडल्स, पुरानी यादें सारी, तो वो क्या है? वो हकीकतन जो फ़ौज के मेरे आर्मी में जो मेरे 38 साल जो गुज़रे, वो उनका निचोड़ है। वो आप देखें, आपको दिखाएंगे। सर जनरल मुशर्रफ के खासे करीब भी थे, लेकिन क्या उनकी पॉलिसियों से आप मुत्तफिक नहीं थे? बहुत अच्छी खूबियाँ थी उस आदमी में, बड़ा मुहब्बे वतन आदमी, बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के मामले में बड़ा सेंसिटिव। लेकिन ये जो टेक ओवर था उनका, जो उस पर मैं मुतमईन नहीं था। मेरी नज़र में ये था कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के तो ख़त्म कर देना चाहिए, ये हवाले कर देना चाहिए सियासत। लेकिन वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे कि 6 महीने में कुछ हो सकता है। हमेशा से मेरे जहन में ये था कि मैं किसी ऐसे काम का हिस्सा ना बनूं जहां कल को मुझे अपनी ज़ात के लिए सफाइयाँ पेश करनी पड़ें कि जी ऐसे नहीं ऐसे। तो लिहाजा मैंने जो भी उन्होंने मुझे जॉब वगैरह ऑफ़र किए सिविल में, वो मैंने माजरत की। लेकिन उसके बाद फिर जब वो हुकूमत में आ गए तो रिटायरमेंट के बाद फिर मेरा उनसे रब्ता तकरीबन ख़त्म हो गया। जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया क्यों? जनरल जहांगीर करामत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनको जिस तरह अनसेरेमोनियसली नवाज शरीफ साहब ने फारिग किया, उसका फ़ौज में एक बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ। जब जनरल मुशर्रफ का वक्त आया तो जनरल मुशर्रफ के साथ इख्तलाफात तो कारगिल की बुनियाद पे शुरू हुए नवाज शरीफ के, लेकिन अगर नवाज शरीफ उनको यूँ हटाते ना तो ये किस्सा ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल मुशर्रफ उनको हटाने के लिए तैयार थे। बल्कि मुझे याद है कि श्रीलंका जाने से पहले हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने टास्क दिया कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर हूँगा, तो आप पीछे ये तैयार करके रखें कि वापस आके हम हुकूमत को कुछ बताएं कि जनाब ये इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम आपके लिए काम कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करके देंगे। लेकिन वो रास्ते में ही, वो वहाँ से चले तो रास्ते में ही इन्होंने जहाज़ को डाइवर्ट करने का हुक्म दे दिया कि इंडिया में उतार दें।
तो वो एक ऐसा एक्शन हुआ जिस पे मुशर्रफ पहले से तैयार थे कि अगर मुझे निकालने का काम किया तो फिर नवाज शरीफ साहब को छुट्टी कराएंगे। तो ये कू हुआ, मेरा ख्याल है उनकी अपनी ज़ाती, अगर ये ज़ाती चपकलिश ना होती तो आज तारीख़ आपकी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आपने सर जनरल जहांगीर करामत के साथ भी काम किया, आप उन दिनों लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्हीं दिनों सलामती कौंसल वाला आइडिया फ्लोट किया था उन्होंने, उसकी बैकग्राउंड क्या थी और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया अचानक? देखिए, जनरल जहांगीर करामत के वक्त में कुछ अर्सा पहले हमने एटमी धमाका किया और उस दौरान हमने ये महसूस किया कि हुकूमत के पास कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे बैठ के तमाम ये सारे लीडर जो जिसमें हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमांडर्स हों, गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट लोग हों और ये फैसला हो सके कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं। जहांगीर करामत का ये ख्याल था कि इनको जब हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाओ तो ये मियाँ साहब को फीलिंग ये होती है कि शायद आर्मी इनके इख्तियारात लेना चाह रही, जबकि इख्तियारात का मसला नहीं था, तो कौमी सलामती का मसला था कि उस पर फिर मियाँ साहब ने वही कि जनाब हमें आपने बैक स्टैबिंग की है और अगले दिन रात को नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा ले लिया। कश्मीर के मामले पर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? कश्मीर के मामले में भारत ने आपको मौका दिया, खुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जो उन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया। यहाँ हमें फौरी तौर पे एक मरबूत प्लान बनानी चाहिए था, हमें सोचना चाहिए था कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। भारत पे प्रेशर लाना, नेगोशिएशंस के लिए तैयार करना, ह्यूमन राइट्स के लिए NGOs, आपकी ख़वातीन मुल्क से बाहर निकले, जाके दूसरे मुल्कों में रोना रोएं कि जनाब औरतों के साथ ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, एक तूफ़ान मचा दे। इसी तरह आपके फॉरेन ऑफिस भारत के नैरेटिव को काउंटर करता, P5 के मुल्क में उनको कॉन्टेक्ट किया जाता, हम वो एक्टिविटी कर ही नहीं। आपने सर आज से तकरीबन 20 साल पहले भी नवाज शरीफ को बाहर जाते हुए देखा और अब भी आपके सामने वो बाहर गया है, दोनों में क्या फ़र्क है? उस वक्त वो मुल्क से बाहर गया तो उसके साथ कोई हमदर्दियाँ नहीं थी किसी की भी। आपको याद होगा कि टेक ओवर के वक्त पे लोगों ने मिठाइयाँ बांटी क्योंकि इन्होंने बड़े फ़रौनियत के काम किए थे उस ज़माने में। अब ये है कि स्टेज के ऊपर ये बीमारी की वजह से गए तो वो एक हमदर्दी मौजूद थी इनकी सेहत के लिए, जो इनके रवैये से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रही है। तो नवाज शरीफ वगैरह ने डील अब किससे की? ये दौर बदल गया है, इसमें आप अदालत के ज़रिए छूटते हैं, ना पैसा वापस करना पड़ता है, ना आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़राब होता है। आप बाहर निकल के कहते हैं जी देखें अदालतों ने हमें छोड़ा, कोई सबूत था नहीं, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये वो नैरेटिव है जो आपको ज़िंदा भी रखता है और आप अपने पैसे समेत बरी ज़िम्मा होके जाते हैं। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? मुश्किल लगता है क्योंकि ये हमेशा वापस तो उसी वक्त आते हैं जब हालात मुआफ़िक होते हैं इनके। आपके ख्याल में सर नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी गलती क्या है? ये उसकी पर्सनैलिटी का मसला है, कोई विजन नहीं है उस आदमी की, वो कोई बहुत दूरंदेश आदमी नहीं है, बड़ा कायद है कि हमें को बड़ी राह दिखा देगा, वो ऐसा नहीं है। ही इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल पॉलिटिशियन। लेकिन उन चीज़ों के बावजूद एक टीम कैप्टन के हैसियत से अब सब लोगों को मिला के साथ एक अच्छी टीम की तरह चलाते हैं। नवाज शरीफ साहब ये नहीं कर सकते। हर दौर में उनका इख्तलाफ हुआ, जहाँ सींग फंसा के वो बैठ गए।